नमस्कार। प्रसंगवश के साक्षात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि प्रसंगवश में हम सोमवार से शनिवार तक किसी विशेष विषय पर जो प्रदेश का हो, देश का हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, उसको लेके बात करते हैं। लेकिन हर रविवार को हम आपको एक शख्सियत से रूबरू कराते हैं, जिसको आप जानना भी चाहेंगे, सुनना भी चाहेंगे और एक प्रेरणा भी उनसे मिलती है। तो आज हमारे मध्य एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है, जो कहने को तो बहुत प्राचीन घराने की, जो बालूराम बोदूराम के नाम से प्रतिष्ठित व्यापारिक एक संस्थान मानी जाती है, उसके परिवार से जुड़े हुए हैं। लेकिन वर्षों तक उस परिवार ने व्यापार के क्षेत्र के अंदर उन्नति की। चंद्र प्रकाश सीपी सिंघल उस समय आपकी एक इच्छा थी कि मैं नया टर्न लूँ। आपने चिकित्सा क्षेत्र को चुना सामाजिक सेवा के लिए और उसी को लेकर के आपने मेडिकल में आगे ज्वाइन करने के बाद में अपनी सेवाएं देना शुरू किया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आपने कहाँ से की थी? और मुझे जहाँ तक ध्यान है, शायद गायनिक में आपने एमबीबीएस वगैरह करने के बाद में जेएलएन अस्पताल, जो जिला अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है संभाग का, वहाँ भी आपने सेवाएं दी थी। नमस्कार। हमने जो हमारा कार्यक्रम चालू किया, हमारे घर वालों की, पिताजी की और इच्छा थी कि हम डॉक्टरी क्षेत्र में आए, चिकित्सा क्षेत्र में आए। तो मैंने चिकित्सा का ज्वाइन किया और मैंने ये क्षेत्र ज्वाइन किया 1972 में और जेएलएन में मैं शिक्षारत रहा। 1979 में मैं पास होकर इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में ये जो गायनी का चुनना था, ये मेरा एक सौभाग्य है कि मेरी मैडम थी डॉक्टर हितेश भार्गव। उन्होंने बोला कि मैं एक मेल कैंडिडेट को ट्रेन करना चाहती हूँ एमएस गायनी में। तो वहाँ मेरे को उन्होंने चूज किया कि एक अच्छे परिवार का एक भला लड़का है, इसको मैं एमएस गायनी बनाऊंगी। तो मैं धन्यवाद दूंगा मैडम का। और उन्होंने मेरे को गायनी का ऑप्शन दिया। शुरू शुरू में तो मेरे को बहुत अटपटा लगा, लेकिन बाद में जब मेरे को लगा कि लेडीज के मुकाबले हम लोग जो है अच्छा हौसला रखते हैं और ऑपरेशन में अच्छा काम कर सकते हैं, तो मैंने वहाँ 82 में मेरा एमएस कंप्लीट किया और गवर्नमेंट नौकरी ज्वाइन कर ली। मैं 2-3 जगह रहा और पहले टारगेट रहा 82-83 में। 84 में मैं अमृत कौर में आ गया। तो मेरे पिताजी और घर वाले चाहते थे और मैं भी चाहता था कि आप सरकारी नौकरी ना करें, अपन लोगों को नौकरी देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। तो और मेरी भी इच्छा थी कि वहाँ सरकारी नौकरी में कार्य करने का मेरे को पूरा नहीं मिला, कार्य का सौभाग्य नहीं मिला। तो फिर मैंने यहाँ पे एक जय क्लिनिक एंड नर्सिंग होम था जो 73 से कार्यरत था, वो उसमें काम करने का मौका मिला। उन डॉक्टर साहब की एक्सीडेंट में डेथ हो गई और उन्होंने मेरे को एक रूप से इसको नया रूप देने की बात करके और मेरे को वहाँ पर काम पर रखा। उसके बाद में मैंने इसको 84 में ज्वाइन किया और चिकित्सा क्षेत्र में गायनी में मैं एक पहला मेल कैंडिडेट था और पहला ही अजमेर डिस्ट्रिक्ट का नर्सिंग होम था, जो पहले कोई भी नर्सिंग होम अजमेर में भी ना हुआ करता रहा। तो मेरा पहला नर्सिंग होम चालू किया और बहुत कम पैसों में मैंने चालू किया। डॉक्टर साहब, सही है कि जय क्लिनिक था, लेकिन वो बहुत छोटे स्तर पर था उस समय पे। लेकिन आपको ये प्रेरणा किस प्रकार से मिली? हालांकि सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि आप मेल होते हुए फीमेल, यानी गायनिक के जो है एमएस रहे, तो ये भी एक विशेष उपलब्धि थी। लेकिन ये प्रेरणा कैसे मिली जो आज आपने जिस प्रकार को एक बड़ा विस्तार दे दिया इसको? तो ये कहाँ से शुरुआत हुई? आपने बताया जय क्लिनिक नर्सिंग होम था, लेकिन अब तो बहुत बड़ा अस्पताल बन गया। प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये तो वाकई एक क्लिनिक था, लेकिन जब मैं काम करने लगा तो लगा कि भाई अपन को यहाँ पे मैटरनिटी की सेवाएं बहुत कमजोर है अमृत कौर में। तो फिर मैंने ये सोचा क्यों ना अपन को इसको जय क्लिनिक को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाए। और वहाँ से फिर मैंने चालू किया और डिलीवरी क्षेत्र में शुरू शुरू में मेरे को बहुत तकलीफें आई कि कोई भी लेडीज दिखाना आती नहीं थी। तो हमने सेवा भाव से बहुत कम पैसों में 200 रुपये में कंप्लीट पैकेज के साथ डिलीवरी चालू करी और भगवान की दया से बहुत डिफिकल्ट केसेज आने लगे और नाम होता गया और काम होता गया। फिर हम लोगों ने एकदम उसके पैसे भी बढ़ाने पड़े क्योंकि हमारी मजबूरी थी कि हम प्राइवेट में थे और डिफरेंट केसेज जो हॉस्पिटल में नहीं होते थे, हमने यहाँ
जैकलिन नर्सिंग होम में किए। और भगवान की दया से जो बच्चे थे हमारे, और दोनों ही तीनों ने ये सोचा कि हम भी क्यों नहीं डॉक्टर बने और इस नर्सिंग होम को आगे बढ़ाएं। तो उन लोगों ने भी, मेरे बच्चों ने, एक ने 2004 में ज्वाइन किया, एक ने 2008 में ज्वाइन किया, और दोनों, एक ने रेडियोलॉजी में किया, एक बच्चे ने मेरा MS गायनेकोलॉजी में किया। और वो दोनों बच्चों ने मेरे को आगे ज्वाइन कर लिया। उनके ज्वाइन करने के बाद में ऐसा लगा कि ये बहुत छोटी जगह है, क्यों नहीं इसको हम क्लिनिक को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डेवलप करते। और हमने इसको वहाँ से विस्तार चालू किया। नहीं, ये ठीक है आपने कि देखो, अगर आदमी की पैसा कमाने की धारणा होती है तो एकदम से स्टार्टिंग में वो हाई फाई काम कर लेता है। आपने धीरे धीरे, और जब आपको आवश्यकता महसूस हुई कि यहाँ लोगों का विश्वास जम गया है जय क्लिनिक पे, तो हॉस्पिटल बन गया। हॉस्पिटल बनने के बाद में जब भीलवाड़ा जिले के, नागौर जिले के, अजमेर जिले के लोग यहाँ आने लगे, तो आपने देखा कि इसका विस्तार किया जाना है। तो आज के समय में आपके अस्पताल में किस किस तरह का उपचार हो रहा है, किस किस तरह के स्पेशलिस्ट हैं? सुनने में तो ये भी आया कि ब्यावर में पहला घुटने का ऑपरेशन भी आपके अस्पताल से शुरू हुआ था। हाँ जी सर, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे हॉस्पिटल में अब विभिन्न सेवाएं चालू हो गई। हड्डी रोग विभाग, जनरल सर्जरी विभाग, नेत्र रोग विभाग और डेंटल विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, रेडियोलॉजी का फुल CT स्कैन, प्राइवेट CT स्कैन भी हमने यहीं पहला नर्सिंग चालू किया ब्यावर में। उसके अलावा जो IVF सेंटर चालू किया, क्योंकि बहुत सारे भांज परिवार आते हैं, तो उनकी सेवाओं के लिए हमने एक IVF सेंटर भी स्टार्ट कर दिया है। और एक बहू ने हमारे NSC में PG कर लिया। तो अभी हम सभी तरह की सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ प्राइवेट में कोई भी लेप्रोस्कोपी सर्जरी नहीं होती थी, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में सारी लेप्रोस्कोपी सर्जरी हो रही है। और अजमेर डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी जॉइंट प्रत्यारोपण, नी जॉइंट और हिप जॉइंट नहीं होता था, हम लोगों ने यहाँ पहला चालू किया। और अब हर महीने हम 20-25 हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट किए जा रहे हैं, और सभी सक्सेसफुली किए जा रहे हैं। और सभी करीब करीब फ्री आयुष्मान में और RDHS में हो रहे हैं, उनसे हम कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। और अभी हम लोगों ने अब ये NABS जो हमारा एक मानक वो होता है, वो हमने अचीव कर लिया। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ इंडिया, वो हमने मानक हासिल कर लिया है, जो हमारे सर्वोच्च मानक का वो है। और अभी हम लोगों ने आगे बढ़ने के लिए अब जो है विभिन्न सेवाएं चालू करने वाले हैं, जो कि GNM और विभिन्न प्रकार के लैब टेक्नीशियन सेवाएं बहुत जल्दी ही हम चालू, नर्सिंग इंस्टीट्यूट चालू करने वाले हैं। और डॉक्टर साहब, ये एक बात और मैं देख रहा हूँ कि अक्सर मैंने भी कई बार देखा है कि यहाँ के जो बड़े बड़े डॉक्टर माने जाते थे, डॉक्टर शारदा है, डॉक्टर सिंघवी है, डॉक्टर सोडी हैं, मतलब नामी ग्रामी डॉक्टर्स आपके यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। तो इसके पीछे क्या है? आपकी मंशा है और उनकी सेवाएं भी लेना है। तो क्या वो लोग आपके यहाँ काम करने से संतुष्ट हैं? जी हाँ, उसका रीजन एक है कि हमारा दो ही मतलब है, सेवा भी मतलब है, और पब्लिक को राहत देना की एक बड़ी परंपरा रही है। तो हमारे यहाँ जो भी दूसरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर साडा, डॉक्टर कर्नावर, डॉक्टर BC सोडी, डॉक्टर RC सिंघवी, डॉक्टर RR हेडा, डॉक्टर PC गंगवाल, जो भी सारे सीनियर चिकित्सक हैं, उनको यहाँ काम करने का बड़ा आत्मिक आनंद मिलता है, क्योंकि यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। और जो हमारा OT कॉम्प्लेक्स है, वो आज हमारे राजस्थान में जो भी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उनसे भी बढ़िया है। वी कैन कंपेयर इट विद इटर्नल एंड फोर्टिज ऑल्सो। वी हैव अ बेटर OT सेंटर इन ब्यावर, बेटर IVF सेंटर इन ब्यावर, और बहुत सारी सेवाएं हैं। और हमारे NABS के मानकों को करते हुए तो हर एक डॉक्टर आके वहाँ वर्क करने में संतुष्ट भी है और सुरक्षित भी है। और मरीज की सुरक्षा का ध्यान हम बहुत विशेष रूप से रखा जाता है, क्योंकि हमारे को मानक पूरे करने पड़ते हैं। जो NABS की जो है हमारे 100 मानक हैं, वो हमको पूरे करने पड़ते हैं। उसके लिए हमको लंबा चौड़ा स्टाफ और उनकी जो सारे तरह के स्टाफ को डिवीजन करना पड़ता है,
और वो सब पूरे करने पड़ते हैं, तो हमारे यहाँ मरीज भी संतुष्ट रहती है और डॉक्टर भी संतुष्ट रहता है और सेफ भी रहता है। अच्छा, मैं अंत में आपसे जानना चाहूँगा कि चिकित्सा क्षेत्र को लेकर के कई तरह की अफवाहें चलती है, कई तरह की घटनाएं भी घटती है। काफ़ी कुछ अस्पतालों पे ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि डॉक्टर की लापरवाही से ऐसा कुछ हो गया। तो आप जो चिकित्सा क्षेत्र के जो बड़े-बड़े चिकित्सालय हैं या बड़े-बड़े चिकित्सक हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि जो भ्रांति फैलाई जा रही है, क्योंकि पहले प्राइवेट में किसी भी जगह कोई भी प्राइवेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, केवल गवर्नमेंट फैसिलिटी अवेलेबल थी। अब आजकल जो प्राइवेट फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है, उसके लिए कुछ ना कुछ पेमेंट तो आदमी को करना पड़ेगा और आदमी देखता है कि ये केवल मात्र सेवा है, इसमें पेमेंट नहीं होना चाहिए। वो भ्रांति बिल्कुल गलत है और कई जने इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि पहले तो केवल गवर्नमेंट ही होता था, दे हैव नो पेमेंट फैसिलिटी, और अब जो है ये सेवा का क्षेत्र तो है ही, लेकिन इट कॉस्ट तो आएगी आएगी। तो अब आपका जो है वैसे तो आपका अभी 2 पार्ट में हॉस्पिटल हो गया, आमने-सामने भी हो गया। आगे क्या रूपरेखा है इसको एक्सटेंशन की? अब हमारा जो जगह अभी है वो फुल हो चुकी है। हमारे पास ब्लड बैंक भी है, वी आर डूइंग डायलिसिस 700 डायलिसिस पर मंथ, और अब हमको इसको आगे विस्तार के लिए नर्सिंग इंस्टीट्यूट लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में बहुत जल्दी हम यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट चालू करेंगे, वो शीघ्र ही चालू हो जाएंगे। धन्यवाद। शुभकामनाएँ डॉक्टर साहब को बहुत-बहुत। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपने मानक उपाधि प्राप्त की है, जो गवर्नमेंट से हासिल होना बहुत बड़ी कठिनाइयों को पार करने के बाद में मिलती है। और आप जो अब नर्सिंग स्टाफ की जिस प्रकार की ट्रेनिंग सेंटर लगाने की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से बेरोज़गारों को उसमें रोज़गार की तरफ आगे बढ़ने का एक मार्ग प्रशस्त होगा। हमारी शुभकामनाएँ, आप हमारे कार्यक्रम में पधारे। आपका बहुत-बहुत स्वागत, आभार। आज के प्रसंगवश की शख्सियत कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।